हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th फिजिक्स प्रोजेक्ट, ठीक है, चार्ट पेपर कि आप चार्ट पेपर में क्या बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे टोटल दिखा रहा हूँ 15 चित्र आप लोग बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। या तो आप वैद्युत सेल बना सकते हैं, या सीसा संचायक सेल बना सकते हैं, या चल कुंडली धारा मापी, किलकित कुंडली धारा मापी, ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, प्रिज्म बना सकते हैं, मानव नेत्र बना सकते हैं, वीडस्टोन सेतु, ओस्टर्ड का प्रयोग, वैद्युत जनित डायनमो, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, दूरदर्शी, चुंबकीय बल रेखा, पीएन संधि डायोड, अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग, उसके बाद ये पूर्ण तरंग, ठीक है दोस्तों। तो आप ये टोटल 15 चित्र बना सकते हैं। इसमें से दोस्तों आज मैं आपको 5 चित्र बताऊंगा, और 5 चित्र में जितने भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन वो भी मैं आपको एक एक क्वेश्चन का हल बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है दोस्तों। आपको काफ़ी इस वीडियो से सहायता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अब शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सबसे पहला चित्र बना सकते हैं वैद्युत सेल, ठीक है दोस्तों। आप क्या बना सकते हैं, वैद्युत सेल बना सकते हैं। वैद्युत सेल अगर बना लेते हैं तो अब जैसे यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन यही बोलेगा कि वैद्युत सेल क्या है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है वैद्युत सेल क्या है, तो आप बताएंगे वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ठीक है दोस्तों। आपसे अगर यदि पूछता है कि वैद्युत सेल क्या है, तो आप बताएंगे वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ठीक है दोस्तों। आप ये बता दिए। उसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इसका आप वर्णन कीजिए, ठीक है। इस चित्र को समझाइए कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले बताएंगे कि वैद्युत सेल में, ठीक है, वैद्युत सेल में दो छड़िया प्लेटें होती है, ठीक है दोस्तों। दो प्लेटें होती हैं, एक एनोड होती है, दूसरी कैथोड होती है। एनोड पर धन आवेश होता है और कैथोड जो होता है ऋण आवेशित होती है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर ये किसी बर्तन में रखा हुआ होता है, जिसमें एक प्लेट को क्या बोलते हैं, एक प्लेट लेड ऑक्साइड की तथा दूसरी लेड की होती है, ठीक है दोस्तों। एक लेड ऑक्साइड, दूसरी किसकी है, लेड की है। अब देखिए इसके अंदर ये जो द्रवित पदार्थ भरा हुआ है, इसी को वैद्युत अपघट्य, ठीक है दोस्तों। ये जो इसमें ये भरा हुआ, इसको वैद्युत अपघट्य कहते हैं। वैद्युत अपघट्य या तो अम्लीय हो सकता है या क्षारीय हो सकता है, ठीक है दोस्तों। आपसे पहले क्वेश्चन इसमें सबसे यही पहले पूछा जाएगा वैद्युत सेल क्या, आप बताएंगे वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। उसके बाद बोलेगा इसकी रचना कीजिए, तो आप बताएंगे कि इसमें एक वैद्युत अपघट्य भरा होता है जिसे अम्लीय या क्षारीय विलयन होता है, ठीक है, जो अम्लीय या क्षारीय विलयन होता है। इस वैद्युत अपघट्य में दो प्लेटें होती हैं, ठीक, दो प्लेटें धसी होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड, ठीक है, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक प्लेट जो होती है धन आवेशित होती है, दूसरी ऋण आवेशित होती है। धन आवेशित प्लेट को एनोड तथा ऋण आवेशित प्लेट को कैथोड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इतना बता देंगे। अब यदि आपसे पूछा जाता है कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कि सेल जो होता है दो प्रकार का होता है। सेल कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। तो पहला सेल क्या होता है, प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल क्या होता है, तो आप बताएंगे कि प्राथमिक सेल वह सेल है जिसे बार बार चार्ज नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिसे बार बार चार्ज नहीं कर सकते हैं, जैसे लेक्लांसे सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल, ठीक है। ये ऐसे सेल होते हैं जिनको बार बार चार्ज नहीं किया जा सकता। जैसे आप लोग को पता है घड़ी वाला छोटा वाला सेल होता है, ठीक है दोस्तों, और घड़ी वाला सेल हो गया इस प्रकार। और आप लोग टीवी रिमोट वाला जो सेल होता है वो भी एक ही बार चार्ज किया जाता है। अब द्वितीयक सेल यदि आपसे पूछता है, तो आप द्वितीयक सेल में क्या बताएंगे कि द्वितीयक सेल ऐसे सेल होते हैं जिन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है, मतलब आवेशित किया जा सकता है। जैसे इसमें सीसा संचायक सेल,
क्षारीय संचायक सेल। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसमें और भी बता सकते हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग बार बार चार्ज कर सकते हैं। तो देखिए, वैद्युत सेल से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने आपको एक एक क्वेश्चन बता दिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दूसरा चित्र देखेंगे, उसमें से भी महत्वपूर्ण पूछे गए क्वेश्चनों का आंसर भी जानेंगे। तो दूसरा चित्र दोस्तों आप लोग बना सकते हैं। दूसरा चित्र आप बना सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनमो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनमो, यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है। ठीक है दोस्तों, जब पूछे प्रत्यावर्ती धारा क्या है तो आप बताएंगे प्रत्यावर्ती एक ऐसी धारा होती है जिसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। ठीक है दोस्तों, प्रत्यावर्ती ऐसी धारा होती है जिसकी दिशा लगातार बदलती रहती है, आप ये बता देंगे। और इसको शॉर्ट में एसी भी जानते हैं, एसी के नाम से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे पहला यहाँ से जनित्र क्या है, मतलब डायनमो है क्या। तो आप बताएंगे कि यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, जो जनित्र होता है, डायनमो होता है, वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है दोस्तों, ये बता सकते हैं। फिर इसका आविष्कार किसने किया, यदि आपसे पूछे डायनमो जो जनित्र है इसका आविष्कार किसने किया, तो आप बताएंगे इसका आविष्कार फैराडे ने किया था। इसका आविष्कार किसने किया था, फैराडे ने किया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये बताइए ये जनित्र अथवा डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप बताएंगे जनित्र अथवा डायनमो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, आप ये बता देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए इसके मुख्य भाग और क्रियाविधि, ये चीज़ आपको समझना है। वैसे नॉर्मल अगर एग्जामिनर आपसे ये 2-3 क्वेश्चन किया और आप बताते चले गए तो आपसे क्वेश्चन फिर नहीं करेगा, आपको फुल नंबर दे देगा। यदि और भी क्वेश्चन करते हैं तो उसका भी आंसर आप लोग अच्छे से समझेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप याद रखेंगे प्रत्यावर्ती धारा क्या है, तो प्रत्यावर्ती ऐसी धारा है जिसमें दिशा लगातार बदलती रहती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जनित्र या तो पूछे डायनमो क्या, तो आप बताएंगे यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार फैराडे ने किया था। इसका आविष्कार किसने किया, फैराडे ने। अब बोले कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक दोस्तों, फिर आप लोग आगे देखेंगे कि इसके मुख्य भाग कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछे कि इसके मुख्य भाग कितने होते हैं तो आप बताएंगे कि जो जनित्र है इसके 4 मुख्य भाग होते हैं। कितने, 4 मुख्य भाग होते हैं। तो पहला भाग क्षेत्र चुंबक, दूसरा आर्मेचर कुंडली, तीसरा सर्पी वाला, चौथा ब्रश। अब इसमें भी आप लोग समझेंगे कि ये है क्या, तो क्षेत्र चुंबक ये आपका NS। ठीक है, ये NS क्या है, क्षेत्र चुंबक। दूसरा आर्मेचर कुंडली, आर्मेचर कुंडली ये जो बनी हुई है, ठीक है, ये तांबे की। उसके बाद सर्पी वाला, सर्पी वाला आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो छल्ला लगा हुआ, ठीक। फिर ब्रुश, ब्रुश ये इससे जुड़ा हुआ, ठीक। तो इसके कितने मुख्य भाग होते हैं, 4। ठीक है दोस्तों, देखिए 4 मुख्य भाग होते हैं। अब चारों को आप लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एक एक भाग को आप लोग अच्छे से समझेंगे। अगर आपसे पूछे कि क्षेत्र चुंबक क्या है, इसका मुख्य काम क्या है, तो आप बताएंगे कि क्षेत्र चुंबक जो होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जो क्षेत्र चुंबक होता है वह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए लगा होता है। ठीक है, जो क्षेत्र चुंबक होता है उसका काम जो होता है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना। ठीक है दोस्तों, क्षेत्र चुंबक क्या, तो आप बताएंगे क्षेत्र चुंबक 2 प्रबल ध्रुव होते हैं चुंबक के, जिनका मुख्य काम होता है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। ठीक दोस्तों, उसके बाद यदि आपसे पूछता है आर्मेचर कुंडली क्या है, आप समझाइए। तो देखिए आर्मेचर कुंडली एक आयताकार कुंडली होती है। ठीक है, आर्मेचर कुंडली एक आयताकार कुंडली होती है जिसमें तांबे के तार के फेरे लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर सर्पी वाला, सर्पी वाला आप बता देंगे
ठीक है, कि कुंडली के दो अलग अलग सिरों से जुड़ा होता है। ब्रुश क्या होता है, ब्रुश जो होता है यहाँ पे सर्पी वाले से जुड़ा होता है। तो ये आपने पूरा बता दिया यहाँ पे डायनमो का। ठीक दोस्तों, इसके बाद यदि आपसे बोले कि क्रिया विधि इसके बताइए, तो क्रिया विधि कैसे बताएंगे। देखिए, जब कुंडली ABCD को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में अथवा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। आप देखिए, ये कुंडली है, इसको अगर चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो ये चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में, ठीक है, मतलब कहीं पे कम जाएगी कहीं पे ज़्यादा, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में, ठीक है, परिवर्तन होता है। ठीक, जिसके कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए, जब ABCD कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा एक धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, कुंडली को जो घुमाने में किया गया कार्य वही यांत्रिक ऊर्जा कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, फिर कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में, ये मैंने आपको पूरा एक एक पॉइंट आपको समझा दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आप लोग देखेंगे नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों, तीसरे चित्र से कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग इसको बनाएंगे तो कुछ बातें जान लीजिए, बाकी इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक दोस्तों, तो व्हीट स्टोन सेतु यदि आप बनाते हैं तो देखिए, सबसे पहले चीज़ आपसे पूछा जाएगा व्हीट स्टोन सेतु है क्या। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा व्हीट स्टोन सेतु क्या है, तो आप बताएंगे व्हीट स्टोन सेतु क्या है। तो आप लोग देखिए, ध्यान से सुनिएगा। इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीट स्टोन ने 4 प्रतिरोधों को प्रयुक्त कर किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार के परिपथ का आविष्कार किया जिसे व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। ठीक, तो आप इतना लंबा तो बताएंगे नहीं व्हीट स्टोन सेतु क्या है, तो अब आप लोग अच्छे से सुनेंगे व्हीट स्टोन सेतु क्या है। आप बताएंगे व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसी युक्ति है, व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसी युक्ति है जिसमें अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। बस इतना आप बता देंगे, काम खत्म। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जिसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, 3 का ज्ञात होता है, 1 ज्ञात करना होता है। ठीक दोस्तों, आप ये बता देंगे। अब जैसे बोला जाए व्हीट स्टोन सेतु आखिर किसने दिया, ठीक है, तो आप बताएंगे व्हीट स्टोन सेतु का आविष्कार जो थे वह चार्ल्स व्हीट स्टोन सेतु ने ही किया था। किसने, सर चार्ल्स व्हीट स्टोन सेतु ने किया था। ठीक दोस्तों, उसके बाद देखिए, आपसे इसमें बहुत पूछ सकता है, ये प्रतीक पूछ सकता है, उसके अलावा इसमें से आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछे कि ये जी क्या है, तो आप बताएंगे जी गैल्वेनोमीटर है। जी क्या है, गैल्वेनोमीटर है। उसके बाद बोले कि ये आखिर ये बताइए इसमें 4 प्रतिरोध लगे हुए, कौन ज्ञात है कौन अज्ञात, तो आप लोग ये समझेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखिए PQR, ठीक है, PQR ज्ञात प्रतिरोध है जबकि एस अज्ञात प्रतिरोध है। ठीक, ये देख सकते हैं PQR ज्ञात प्रतिरोध तथा एस अज्ञात प्रतिरोध है। ठीक है दोस्तों, तो आप इतना बता देंगे, तो ये आप इतना इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद बहुत होगा तो आपसे पूछ लेगा ये किस चैप्टर से बना है, चैप्टर का नाम क्या है, तो आप बताएंगे वैद्युत धारा, ये लेसन 3 है। ठीक है दोस्तों, और बाकी अगर इसका डेरिवेशन भी आपको देखना है तो आप लोग ये डेरिवेशन देख लीजिए, मैं इसको आप लोग को समझाया हूँ। ठीक, अब इसका एक ये भी पूछ सकता है कि व्हीट स्टोन सेतु को ये बताइए उपयोग क्या है, कहाँ ये लगाया जाता है, तो देखिए व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, 2 युक्ति का नाम पोस्ट ऑफिस बॉक्स और मीटर सेतु। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु का ये 2 उपयोग है। ठीक दोस्तों, ये 3 मैंने बताया। अब इसके बाद चौथा आप लोग देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, चौथा चित्र ये आप लोग बना सकते हैं, चल कुंडली धारा मापी का है। ठीक है, किसका, चल कुंडली धारा मापी का। ये इस प्रकार चित्र बनता है।
आप इसको बना सकते हैं। और इसके बारे में लिखना है तो सबसे पहले आपसे पूछेगा धारा मापी क्या, तो आप धारा मापी बता देंगे कि यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो आप दूसरा ये बता सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, ये आप लोग एक प्रकार से पूरा इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक, चल कुंडली धारा मापी आपसे पूछा तो आप बताएंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक कुंडली पर एक बलयुग्म का गोल कार्य करता है जो कुंडली को घुमाकर क्षेत्र के लंबवत करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग दोस्तों, ये इसके बारे में पूरी रचना लिखी हुई है और ये आप लोग देख सकते हैं, इसका डेरिवेशन है ये कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप किसी भी चीज़ पर विस्तार से एकदम पूर्ण रूप से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, उसके बारे में मैं एकदम विस्तार से डिटेल से बताऊंगा। ये चौथा चित्र भी आप लोग देख सकते हैं, पांचवा चित्र आप लोग देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, पांचवा आप लोग बना सकते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, आप लोग इसका चित्र देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा सा चित्र बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मैं काफ़ी ऐसे कर दूं तो आप लोग को ये पूरा दिख जाएगा, आप लोग ये देख सकते हैं चित्र। ठीक है दोस्तों, इतना बड़ा चित्र ये है। ठीक है, आप लोग ये बनाइएगा, इसके साइड में ये दोनों आप लोग बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चित्र था। चलिए अब चित्र को आप लोग को अच्छे समझाता हूँ और इसमें से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से ये पूछा जा सकता है, ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आप बताएंगे ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रतिवर्ती धारा के विभव को कम या ज़्यादा करती है। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का जो मुख्य काम होता है यही होता है कि कम विभव को ज़्यादा करना या ज़्यादा विभव को कम करना। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला इसका। उसके बाद पूछे कि इसकी खोज किसने किया था, तो आप बताएंगे इसकी खोज माइकल फैराडे ने किया था। ट्रांसफार्मर की खोज किसने किया, माइकल फैराडे ने। अब आपसे पूछे कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बताएंगे यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक दोस्तों, 3 क्वेश्चन यहाँ से ये हो गए। उसके बाद यदि आपसे आप बता दें कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, उसके बाद आपसे ये भी पूछ लिया कि अन्योन्य प्रेरण क्या है, तो आप इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब निकट स्थित 2 कुंडलियों में से किसी एक में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करें, तब दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से समझिए कि यदि अगर 2 कुंडलियां हैं, ठीक है दोस्तों, यदि 2 कुंडलियां हैं, मान लीजिए ये पेन है। ठीक है, ये मान लीजिए कि 2 पेनें हैं। अब यदि इसमें धारा बह रही है, एक के मान में दोनों में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसमें से किसी एक में ही धारा प्रवाहित कर दें, मान लीजिए इसमें धारा प्रवाहित हो रही। अब यदि हम, ठीक है, इसके धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, ठीक, इसके धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इसमें भी धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, इसके धारा के मान में परिवर्तन करते हैं अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो इसमें भी धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, प्रवाहित होने के कारण है, ठीक है, प्रवाहित होने के कारण, ठीक, इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल बोल देंगे और इसमें प्रवाहित धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मतलब यहाँ पे सीधा कहने का मतलब है कि 2 कुंडली को पास में रखकर, पास रख कर किसी एक के मान में किसी एक में धारा में परिवर्तन कर देंगे, दूसरे में भी धारा बहने लगेगी। ठीक, सब खुले शब्दों में यही कहना। उसके बाद देख सकते हैं रचना। ठीक है दोस्तों, रचना क्या होती है इसको आप लोग समझेंगे। इसमें देखिए आप लिखेंगे ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे की पत्ती लगी होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, इसमें नर्म लोहे की पत्ती लगी होती है जिसके ऊपर वर्निश, ठीक है, वर्निश का पॉलिश लगाकर एक के ऊपर एक रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आपको मैं ट्रांसफार्मर भी दिखा दूं। तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं, ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, छोटा सा ट्रांसफार्मर है, इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा भी हुआ है, यदि आप अच्छे से देखेंगे तो इसमें लिखा है 220 वोल्ट।
ठीक है। 220 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये दिया भी हुआ है। उसके बाद यदि आप नीचे भी देखते हैं 900, ठीक है, 900 मिली एम्पियर भी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं। इसमें अब आपको अच्छे से एक एक बातें समझ में आएगी। अब देखिए, सबसे पहले इसकी रचना में आप यहाँ से समझेंगे। देखिए, इसमें ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे की पत्ती, ठीक है, नर्म लोहे की पत्ती वर्निश के ऊपर पॉलिश करके एक के ऊपर एक आयताकार अथवा गोलाकार पटलित क्रोड बनाई जाती। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, नर्म लोहे की पतली पतली पट्टियां हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या है, नर्म लोहे की। अगर आप इसको अच्छे से देखें तो ये अलग अलग एक एक पत्ती है, ठीक है, जिसको इकट्ठा करके ये एक आयताकार अथवा गोलाकार बनाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको, ये क्या बनाया गया है, तो ये इसको वर्गाकार बनाया गया है, इस या तो आयताकार आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर आप देखेंगे पूरे में भरी हुई पत्ती मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप लोग देखिए दोस्तों, इसमें नर्म लोहे की ये पत्ती, ठीक है दोस्तों, ये आप अगर देखें, ठीक है, इसको तो अच्छे से एक ये पत्ती साइड में दिख रही है, ये देख सकते हैं, ये पत्ती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये पतली पतली क्या होती हैं, पत्तियां लगी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आकार भी आप लोग देख सकते हैं। ये चारों तरफ से अगर आप देखें तो चारों तरफ से देखेंगे ये पत्ती ही है। ठीक है, ये देख सकते हैं पत्ती है। अगर इसको और अच्छे से समझना चाहेंगे तो इसमें देखिए एक ई आकार की होती है और एक आई आकार की होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं ट्रांसफार्मर है। ठीक है दोस्तों, अब आगे समझेंगे। आयताकार अथवा गोलाकार पटलित क्रोड बनाया जाता है, ये क्रोड बनाया गया है। ठीक है, ये देखिए इसको क्रोड, और ऐसे बोलते हैं अपने शब्दों में। अगर इलेक्ट्रॉनिक के दुकान पे जाएंगे तो बोलेंगे कोर। ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं कोर। ठीक है, कोर बनाया जाता है जिससे क्रोड में कम भंवर धाराएं उत्पन्न हो। अब ये जितना, ठीक है, ये जो पत्तियां हैं जितनी पास पास होंगी उतना ही इसमें, ठीक है, कम भंवर धाराएं उत्पन्न होगी। आप लोग वर्निश देख सकते हैं, इसके ऊपर ये जो चमक रहा है ये वर्निश का लेप लगाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो आपको चिकना दिख रहा है ये वर्निश का लेप है। ठीक, अब देखिए भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो और वैद्युत ऊर्जा का ह्रास भी कम हो। अब ये जितनी पास पास, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये जितना पास पास ये लगा होगा, इसकी पत्तियां जो होगी, तो उतना ही इसमें कम भंवर धाराएं उत्पन्न होगी, और जितनी कम भंवर धाराएं उत्पन्न होगी उतना ही कम वैद्युत ऊर्जा का ह्रास भी होगा। ठीक है, क्रोड, देखिए क्रोड में ये क्रोड के अंदर तांबे की दो कुंडलियां लपेटी होती है। ठीक है, क्रोड के अंदर तांबे की दो कुंडलियां लपेटी होती है। आप लोग देख सकते हैं ये क्रोड है, ये लोहा का जो चारों तरफ दिख रहा है ये क्रोड है। इसमें देखिए दो तांबे की कुंडलियां लगी होती, एक कुंडली ये है, दूसरी कुंडली ये है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक कुंडली ये है, दूसरी कुंडली ये है। इसमें ये तांबे के तार लपेटे होते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर ये तांबे के तार लपेटे होते हैं। इसके अंदर क्या लपेटे होते हैं, ये तांबे के तार लपेटे। इधर आप लोग देख सकते हैं ये तांबे के क्या है, तार लपेटे होते हैं। देखिए इसमें ये तांबे के तार लपेटे, इसमें भी लपेटे हैं, इसमें भी लपेटे हैं, तांबे के तार लपेटे होते हैं। ठीक है, ये कुंडलियां एक दूसरे से पृथककृत और लौह क्रोड से पृथक रखी जाती है। ये जो दो कुंडलियां देखिए दोस्तों, एक कुंडली ये है, दूसरी कुंडली ये है, ये दोनों एक दूसरे से पृथककृत मतलब अलग अलग होती है। आप देख सकते हैं ये अलग है, और बीच में ये देखिए एक, आप पास से देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए एक अलग से बीच में लगा हुआ है, जो कि ये वाली को इससे अलग करती है। ठीक है, ये दोनों को अलग करती है। अब देखिए कुंडली, एक कुंडली में मोटे तार, ठीक है, मोटे तार के कम फेरे होते हैं और दूसरे में अधिक। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये देखिए इसमें मोटे तार लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले में मोटे तार लगे हुए, और इसमें क्या है, पतले तार हैं।
पतले तार देखिए दोस्तों, यदि अगर आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये आपको पतले तार ये दिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक में क्या होते हैं, पतले तार लगे होते हैं, ठीक दोस्तों। इसके अंदर से भी आप देख सकते हैं, ये इसमें जो है पतले तार लगे होते हैं। तो देखिए इसमें 2 तांबे की कुंडलियां होती है, एक में कम फेरे के मोटे तार लगे होते हैं, दूसरे में अधिक फेरे के पतले तार लगे होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को ये रचना भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, नहीं आए तो आप लोग एक बार इसको अपने से ऐसे समझिए कि ट्रांसफार्मर में नरम लोहे की, ठीक है, नरम लोहे की पत्तियां लगी होती हैं, जो कि एक के ऊपर एक करके रखी जाती है, ठीक है दोस्तों। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर के आकार का ये बनेगा कुछ, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हैं ट्रांसफार्मर के आकार का ये बनता है, ठीक है। तो इसमें नरम लोहे की क्रोड लगी होती है, इसमें नरम लोहे की क्रोड होती है जो कि आयताकार, ठीक है दोस्तों। ये कैसे होती है, आयताकार होती है, ठीक है। अब ये आयताकार होने के कारण जितना इसमें पास पास ये नरम लोहे की क्रोड भरी जाती है, उतनी ही कम इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होगी, और जितनी कम भंवर धाराएं उत्पन्न होगी इसमें, उतना ही कम वैद्युत ऊर्जा का ह्रास होगा, ठीक है। इसमें नरम लोहे की 2 कुंडलियां होती है, एक देखिए तांबे की कुंडली है, ये है, दूसरी ये है। एक कुंडली में मोटे तार के अधिक फेरे होते हैं और दूसरे में पतले तार के कम फेरे होते हैं। बस इतना आपको बताना है। उसके बाद क्रिया विधि क्या है, तो क्रिया विधि आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, ये आप लोग क्रिया विधि भी पढ़ा सकते हैं। तो देखिए जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं, तो प्राथमिक कुंडली से धारा लौह क्रोड में, ठीक है, लौह क्रोड में क्या होती है, चुंबकित होती है, ठीक है। धारा के प्रत्येक चक्र में क्रोड एक बार एक दिशा तथा दूसरी बार दूसरी दिशा में चुंबकित होता है। द्वितीय कुंडली भी इसी पर लिपटी होती है। क्रोड के बार बार चुंबकन व विचुंबकन से फ्लक्स परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीयक कुंडली में इसी आवृत्ति की प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तो इसी से धारा प्रवाहित होने लगती है। अब यदि आपसे पूछे कि इसकी हानियां क्या है, तो आप लोग हानियां भी बता सकते हैं। हानियां क्या बताएंगे, देखिए इसकी हानियां निम्न प्रकार की होती है, आप लोग ये पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी समझ में आई होगी। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, या तो आपको इसमें से किसी और भी चित्र के बारे में जानना है या पढ़ना है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको क्या पढ़ना है, और आप ये ज़रूर बता दीजिए कि आप इस बार, ठीक है, प्रैक्टिकल वाइवा में या तो चार्ट पेपर में क्या बना के जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।